हेलो एवरीवन, मैं आप सबका फिर से इस जीवन ज्योति बायो चैनल में स्वागत करती हूँ। एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को देखते समय प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। आज क्लास 10th के लिए एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है और मैं आपको बताती हूँ कि इस डायग्रामेटिक क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। डायग्राम में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें डायग्राम में सारे लेबलिंग्स भी मेंशन हैं, तो लेबलिंग को एक बार ध्यान से देख लेते हैं और उससे फिर हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये एक बीकर है, ये बीकर जो ऐसे फिल करके रखा हुआ है, ये बीकर यहाँ लगा दिया उन्होंने, साथ में एक टेस्ट ट्यूब लगी हुई है, ये टेस्ट ट्यूब हो गई। बीकर वाटर फिल्ड है, पानी भरा हुआ है इसमें, और एक फनल लगी हुई है नीचे, और वो फनल इन्वर्टेड है, उल्टी है, मतलब जो कीप है उसको उल्टा करके रखा है। और उस कीप के अंदर एक प्लांट है जिस प्लांट का नाम है हाइड्रिला, है ना, एक्वाटिक प्लांट है, ये लिखा हुआ है, हम लोगों ने प्लांट ये लिख दिया। ठीक है, तो ये पूरा एक सेटअप दिया हुआ है। ऊपर जो गैस इकट्ठी हो रही है उसके लिए ऑक्सीजन वर्ड यूज किया है, और फिर कह रहे हैं क्वेश्चन ये सामने लिख लिया हमने। अब इस प्रैक्टिकल बेस्ड डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर देखिए क्या कह रहे नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बीइंग स्टडीड। इस एक्सपेरिमेंट में आप कौन से प्रोसेस का अध्ययन कर रहे हैं? आपका आंसर है फोटोसिंथेसिस। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं डिफाइन द प्रोसेस बीइंग स्टडीड, है कि इस प्रोसेस को डिफाइन करिए। इसको हम लोग अभी थोड़ी देर में लेते हैं, इस वाले पार्ट को, सेकेंड वाले पार्ट को हम लोग अभी थोड़ी देर में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो ये इस पार्ट को स्किप करते, थर्ड पे आते, कह रहे व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य क्या है, यानी आप इस एक्सपेरिमेंट से क्या दिखाना चाहते हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट, कुछ भी नहीं लिखना होता है। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में आपने यहाँ टर्मिनोलॉजी दे दी फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब ये है कि सिंपली एम नहीं लिख देंगे कि एक्सपेरिमेंट इज शोइंग फोटोसिंथेसिस ना। हर एक्सपेरिमेंट की जो एम होता है, डिमांड होता है, वो अलग अलग है। कैसे पहचाने? जो भी आपके प्रैक्टिकल बेस या कोई भी डायग्राम जो बुक में आपके बने हैं, आप नोटिस करिए ध्यान से, डायग्राम के नीचे कुछ लिखा होता है। डायग्राम के नीचे जो कुछ भी लिखा होता है वो उस डायग्राम का एम या एक्सप्लेनेशन होता है। अगर वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, जैसे ये प्रैक्टिकल बेस्ड डायग्राम है ना, एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक डायग्राम है, तो हम यहाँ एम लिखा होगा कि ये कौन सा प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। और अगर सिर्फ डायग्राम होगा तो उस डायग्राम की डिटेलिंग होगी, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन या स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, शोइंग इंटरनल स्ट्रक्चर, शोइंग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये तरीका होता है। अब हमें यहाँ पे चाहिए एम। इस एम में हम दिखा क्या रहे हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, उसमें ऑक्सीजन गैस निकल रही है, यानी हमें ये प्रूफ करना है कि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस निकलती है। कैसे लिखेंगे? एम क्या है कि एम है दैट, आंसर आप यहां से लिखेंगे ऐसे से, द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज, ये यहां से आपका आंसर स्टार्ट हुआ ना। द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू शो, दिखा रहे हैं आपको, टू शो दैट ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन गैस इज evolved, EVOLVED, evolved in the process of photosynthesis। सिर्फ ये लिखने से काम नहीं चलेगा कि ऑक्सीजन गैस निकल रही है। ऑक्सीजन गैस तो निकल ही रही हो, तो दिख रहा है, यहाँ लिख दिया है इन्होंने। किस प्रोसेस में निकल रही है वो भी लिखना पड़ेगा ना, फोटोसिंथेसिस में निकल रही है, ठीक है। फोर्थ, ये अभी स्किप किया हुआ है, यहां से कोरिलेट करेंगे इस आंसर को। तो हमने थर्ड वाले को क्लियर किया, कह रहे हैं व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू शो दैट ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर क्या कह रहे हैं? गिव अ वेल बैलेंस्ड इक्वेशन, है ना, इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस। इस प्रोसेस को, तो प्रोसेस कौन सा है? ये है। इस प्रोसेस को दिखाने के लिए एक पूरी फुल फ्लेजेड कंप्लीट इक्वेशन दीजिए जो कि बैलेंस्ड हो। चलिए, एक सजेशन है मेरा आप सबको कि इस इक्वेशन को कम से कम 4 से 5 बार लिख के, बार बार लिख के याद कर लीजिए, समहाउ ये आपके एग्जाम में आने ही वाली है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड,
6 मॉलिक्यूल्स है, 6 लगा लीजिए, प्लस हमने लिखा 12H2O। किसी भी हालत में यहाँ 6H2O नहीं लिखना है। आई रिपीट, किसी भी हालत में यहाँ 6H2O नहीं लिखना है। फिर लगाइए एक एरो, इस एरो के ऊपर की तरफ लिखिए सनलाइट, क्योंकि बिना सनलाइट के ये प्रोसेस नहीं होता। नीचे की तरफ लिखिए क्लोरोफिल, इसके बगैर ये इक्वेशन इनकम्प्लीट है। और जो रिजल्ट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट, वाटर रिएक्टेंट, और जो रिजल्ट मिला वो है C6H12O6 6O2 प्लस 6H2O। ये रिएक्शन बनके तैयार हो गई। ये जो C6H12O6 है, एवरीबडी नोज दैट दिस इज ग्लूकोज, यानी हम इस पूरे प्रोसेस में ग्लूकोज बना रहे हैं। और ये ग्रीन पिगमेंट के बगैर नहीं हो सकता। और ग्रीन पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल। अब इसका एक नंबर हो इस इक्वेशन का या 2 नंबर हो, इनमें से एक भी कंपोनेंट हटा, यानी सनलाइट हटी, इक्वेशन के नंबर गए। क्लोरोफिल हटा, इक्वेशन के नंबर गए। यहां से ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ग्लूकोज तो याद रहता है, बट अगर ऑक्सीजन या वाटर में से कुछ भी हटा, नंबर गए। और अगर आपने यहाँ 6H2O हटा के यहाँ 12H2O की जगह 6H2O लिख दिया और उधर से हटा दिया, तब भी नंबर गए। दैट मीन्स दिस इज द होल सोल इक्वेशन, द प्रोसेस in which we write the process of photosynthesis, it is like this one। ये आपका इक्वेशन लिखने का तरीका है, ठीक है। अब अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो इस इक्वेशन के तो नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। इसी इक्वेशन से हम ऊपर ये प्रोसेस को डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे? डेफिनेशन लिखते समय हमें 3 पेयर चाहिए होते हैं। 3 में पहला पेयर ये है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दूसरा पेयर ये है सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और नेक्स्ट पेयर ये है दैट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पहले थोड़ा हम लोग स्पेस बना लें और फिर बताते हैं आपको कि कैसे लिखी जाएगी ये डेफिनेशन। आइए डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत ही इजी। पढ़ते समय लगता है बड़ा लेंदी प्रोसेस है, कैसे लिखेंगे, याद नहीं हो रही। ऐसा कुछ है नहीं। आप पहले इक्वेशन याद करें और फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखे। देखिए पहले इस बीच वाले पेयर से स्टार्ट करते हैं, राइट। इससे और इससे क्या लिखेंगे? लिखेंगे फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is the process which occurs in green plants, right। एक स्टेटमेंट पूरा हुआ। in presence of क्लोरोफिल, ये हो गया क्लोरोफिल एंड सनलाइट, एक पेयर बनाइए। देखिए क्लोरोफिल एंड सनलाइट, एक पेयर पूरा हो गया। यहां नंबर मिल गया आपको, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर react with each other to make, to इसको भी क्लियर कर ले, थोड़ा क्लीन हो जाए तो दिखाई पड़े, ठीक। टू मेक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। खत्म कहानी। देखिए पूरी हो गई। अगर आपको इक्वेशन याद है तो आपका आंसर रेडी है। क्या कह रहे हैं? देखिए, है ना, कह रहे हैं इसके प्रेजेंस में ये दोनों आपस में रिएक्शन करके इसे बनाएंगे, बन के रेडी हो गया। नाउ योर प्रोसेस, ये डेफिनेशन इज रेडी, है ना। तो 4 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। एक क्वेश्चन और आता है, यहाँ पे तो नहीं है लेकिन मैं आपको इस डायग्राम के बेसिस पे एक्सप्लेन कर दूं। वो पूछते हैं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस एक्सपेरिमेंट। भाई सनलाइट तो ले ली, पानी तो बीकर में है, सनलाइट बाहर से आ रही है, क्लोरोफिल प्लांट में है ना। तो अब वो CO2 कहां से लाएंगे? आपका आंसर है CO2 इज ऑलरेडी डिसॉल्व्ड इनटू वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड उसी पानी में डिसॉल्व है जिसको ये हाइड्रेला प्लांट लेगा, ठीक है। एक और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है जो इसी से रिलेटेड है। नीचे एक टेल लगा के दे देते हैं, उनको 10 नंबर पूरा करना है। फ्रेमिंग चेंज कर देंगे, इनमें से कोई क्वेश्चन हटा देंगे, एक दे दिया। हाइड्रेला का प्लांट केवल पानी में पाया जाता है ना, तो
तो इसको हम लोग एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। जो भी प्लांट्स पानी के अंदर रहते हैं उनको हम एक्वेटिक कहते हैं, ठीक है। तो ये सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट है, यानी पानी में पूरा डूबा रहता है। अब उनका रीजन बेस्ड क्वेश्चन क्या कहता है, वो कह रहे हैं कि ये फिफ्थ भी एक बचा है, पहले इसका रीजन सुन लेते हैं। इसका क्वेश्चन क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि व्हाई वी हैव टेकन हाइड्रोला प्लांट इन प्लेस ऑफ एक्वेटिक प्लांट, कैन वी टेक एनी मेसोफाइट, क्या हम मेसोफाइट ले सकते हैं? नहीं। सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट में स्टोमेटा नहीं होते। जब स्टोमेटा नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इसकी सरफेस से, प्लांट की सरफेस से डिफ्यूज होकर अंदर जाएंगे। कोई मीजोफाइट लेंगे, मीजोफाइट का मतलब जो आपकी सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं, जैसे नीम, पीपल, पाकड़, है ना, जिन्हें आप पहचानते हैं, उनका नाम लिया मैंने यहाँ पे। अगर उनके लीव्स को ले लें, बीकर में ऐसे ही रखें और बीकर को इन्वर्ट कर दें, ऐसे ये फनल में रख के अगर इन्वर्ट कर दें बीकर के अंदर और सोचे कि ये प्रोसेस होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि उन प्लांट्स के लीव्स में स्टोमेटा होता है। जैसे ही पानी में डिप करेंगे, स्टोमेटा के थ्रू पानी अंदर चला जाएगा और पानी अंदर जाते ही अंदर के जितना इंटरसेलुलर स्पेस है वो सब कवर कर लेगा, कोई डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का प्रोसेस वहां नहीं होगा। और जब लीव्स बहुत शॉर्ट में जाएंगी तो स्टोमेटा बंद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्हाट वुड हैपन टू द रेट ऑफ बबलिंग ऑफ द गैस इफ अ पिंच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इट इज एडेड टू द वाटर इन द बीकर, एक्सप्लेन। बता देती हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर नमक के बराबर या एक छोटी सी चुटकी के बराबर सोडियम बाइकार्बोनेट को यहाँ ऐड कर दिया जाए, पहले हम लोग थोड़ा स्पेस बना ले आंसर को लिखने के लिए, हमें लिखना है इसलिए यहाँ हमने स्पेस बनाया, ठीक है। कह रहे सोडियम बाइकार्बोनेट का एक छोटा सा पिंच अगर इस पानी में ऐड कर दिया जाए तो बबलिंग के रेट पे क्या असर पड़ेगा। रेट एक रिलेटिव टर्म है। रेट का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर एक स्टॉप वॉच लगा दिया जाए जो टिक टिक करके पूरा 1 मिनट यहाँ पे वापस ले आए और काउंट किया जाए कि ये बबल्स कितने निकल रहे हैं, मान लो 20 बबल्स निकले। मैं कह रही हूं कि ऐसे करके घड़ी देखी और देखा कि काउंट कर रहे हैं, ये जो मिनट वाली, जो सेकेंड्स वाली जो सुई है, वो ऐसे निडल पूरा एक चक्कर लगाए, 1 मिनट हुआ, तो 1 मिनट के अंदर एपरेटस में से कितने बबल्स निकले। मैंने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास 20 बबल्स निकले इस एपरेटस को सेट करने में। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर उसमें एक पिंच सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया जाए, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इज एडेड टू द वाटर इन द बीकर। तो इन बबल्स की रेटिंग पर क्या फर्क पड़ेगा, जैसे ही आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे, ये CO2 का सोर्स होता है ना, ये CO2 का सोर्स है ना, ये हो गया। तो जैसे ही आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे, आपने पानी में जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व थी उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, यानी जब पानी में जो है तो CO2 विल बी इंक्रीज। आंसर हो जाएगा आपका CO2 विल बी इंक्रीज्ड इन वाटर ऑफ बीकर। बीकर के अंदर जो पानी है उसमें CO2 बढ़ जाएगा। तो कंसीडर करिए अगर 20 निकल रहे तो हो सकता है 30 बबल्स पर मिनट निकलने लगे, है ना। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ बबल्स, ठीक है, विल बी इंक्रीज्ड, ये हो गया। या इसके आगे और लिखेंगे बिकॉज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, THESIS, photosynthesis will increased. Rate of photosynthesis will increased. ये आंसर है आपका। इसके बाद अब मैं आपको बताती हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं, आइए नेक्स्ट डायग्रामेटिक क्वेश्चन अगेन आपके बोर्ड पे यहाँ हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी मैं बता रही हूँ लेकिन पेपर में लिख के नहीं आया हुआ है। पेपर में एक सेक्शन बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है जो ऐसा दिया हुआ है आपकी क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अच्छा, अब एलिस ऑफ किडनी है, इसको पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे आसान काम होता है, पहले सोचना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है।
चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, स्टडी द डायग्राम एंड राइट द आंसर्स ऑफ गिवन बिलो स्टेटमेंट, है ना, जो लिखा नहीं है यहाँ पे, कह रहे लेवल 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 केवल करने के बजाय सारा ही कर लेते। फर्स्ट को हम बोलेंगे कॉर्टेक्स या रीनल कॉर्टेक्स, सेकेंड को हम बोलेंगे रीनल मेडुला, लिख लेते हैं पूरा ही, रीनल MEDULLA। थर्ड ना, ये ब्रॉडर माउथ है जो किडनी के अंदर से निकलता हुआ बाहर आ रहा है, फनल शेप है, इसकी विड्थ बहुत है, इतनी विड्थ है। तो इस थर्ड को हम लोग कह रहे हैं पेल्विस, PELVIS। और जो फोर्थ है उसको हम लोग कह रहे हैं यूरेटर, URETER। इससे पहले वाली वीडियो में ना बच्चों आपको यूरेटर और यूट्रस का ऑड वन आउट का प्रोसेस बताया, उसको बहुत ध्यान रखना है। ऑड वन आउट में वो एक क्वेश्चन बनता ही बनता है और आता ही आता है, ठीक है। तो ये हमने कर ली लेबलिंग, इन्होंने यहाँ 2 रखा है तो मे बी 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। फिर कह रहे हैं व्हाई डज पार्ट 1 हैव अ डॉटेड अपीयरेंस एंड द पार्ट 2 हैव स्ट्राइप्ड अपीयरेंस। देखते हैं क्या है ना, पार्ट 2, अच्छा पार्ट 2 स्ट्राइप्ड, इसका मतलब पार्ट 2 ये लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे रीनल मेडुला, यहाँ पे हम कहेंगे रीनल पिरामिड, है ना, PYRAMID भी कह सकते हैं, या मेडुला भी लिखा हुआ है आपका तब भी सही है क्योंकि मेडुला ही स्ट्राइप्ड होता है, ठीक। चलिए, कह रहे हैं कि कॉर्टेक्स जो है वो डॉटेड क्यों दिख रहा है, ये डॉट बना रखे हैं रेड रेड, गिव रीजन। एक और स्टेटमेंट देना चाहूंगी, कभी कभी क्या होता है डायग्राम नहीं है, सीधा स्टेटमेंट है गिव रीजन में कि रीनल कॉर्टेक्स शोज डॉटेड appearance, explain why। योर आंसर इज, थोड़ा सा एक पार्ट निकाल लेते हैं बाहर, है ना, किडनी में ब्लड फिल्टर होने के लिए जाता है, तो ये जो डॉर्सल अरोटा लिखते हैं इसको, डॉर्सल अरोटा, ये वहां से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है। उस डॉर्सल अरोटा का एक ब्रांच इधर जाएगा और दूसरे ब्रांच दूसरे साइड की किडनी में चला जाएगा, ठीक। जब अंदर जाएगा तब इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे, यानी इस पार्ट को, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे रीनल आर्टरी, ठीक है। और इसी का जो आखिरी पार्ट है ना इस क्वेश्चन का, उसमें पूछ रहे हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ किडनी, तो हमें लिखना है नेफ्रॉन। तो इसका मतलब इसके अंदर, किडनी के अंदर खूब सारे नेफ्रॉन भरे हुए हैं। अब इसका एक सेक्शन का बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं, यानी जैसे आप बर्थडे का केक काटते हैं वैसा एक पीस काटा, इस पीस को 90 डिग्री घुमा दिया और फिर उसको लेके नीचे आ गए, 90 डिग्री घुमा दिया, मैं 90 डिग्री रोटेट लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, आपको नहीं ड्रॉ करना है, रीजन जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यानी ये जो पार्ट निकला अब शायद ऐसा दिखाई पड़ेगा, यूं ऐसे, दूसरा पार्ट ऐसे दिखाई पड़ेगा यूं, ये एक लाइन ये दिखी, एक लाइन ये दिखी, इसको ऐसे डबल क्रॉस कर दीजिए ये, और दूसरा ये है तो ये बन गई। अब उसके नीचे एक ये रेड वाला पार्ट दिख रहा है, चलिए रेड वाले को भी ड्रॉ कर लेते हैं, रीनल पिरामिड जो कि मेडुला में, हमने ये भी ड्रॉ कर लिया, देखिए एक दिख रहा था, एक ड्रॉ कर लिया। इस रेड वाले पार्ट के नीचे यहाँ पे होल दिख रहा है, होल भी बना लेते हैं। हो क्या रहा है कि किडनी के इस पूरे हिस्से में नेफ्रॉन्स भरे पड़े, नेफ्रॉन, NEPHRON, नेफ्रॉन वो है जो किडनी की यूनिट है और यूरिन बना रहे। तो वो जो नेफ्रॉन होता है वो नेफ्रॉन ऐसे आ रहा है, इस पार्ट को, ये नेफ्रॉन का बोमेंस कैप्सूल है। तो बोमेंस कैप्सूल कॉर्टेक्स वाले हिस्से में, ये हिस्सा क्या हो गया, ये हिस्सा कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है, ये कॉर्टेक्स हो गया। तो इसको हम लोग कहेंगे BOWMAN' कैप्सूल। आपने नहीं लिखना है, कोई जरूरत नहीं डायग्राम बनाने की। उसके बाद ये हो सकता है इसका PCT और DCT भी यही पाया जाए, यानी ऊपर ही है यहाँ, और फिर ये नीचे जो ट्यूब्यूलर पार्ट है वो ऐसे आ रहा है, यूं थोड़ा और नैरो करेंगे, यहाँ पे लूप ऑफ एनले बनेगा तो वैसे चक्कर काटता हुआ जाएगा यूं। तो दिख ही रहा है साफ साफ कि जो ट्यूब्यूलर पार्ट है उसका कॉन्जुलेटेड पार्ट, ये DCT, PCT और बोमेंस कैप्सूल ऊपर है कॉर्टेक्स में। अब जो ये रीनल आर्टरी अंदर आई थी, ये आर्टरी जो अंदर आई थी वो यहाँ जाएगी, तो अगर इस किडनी में एज्यूम करके आपको बता रही हूँ कि अगर 2000, 3000, 4000, 5000 जितने भी नेफ्रॉन हैं, ये रीनल आर्टरी ने उतनी बार डिवाइड होना है। तो अगर ये एक नेफ्रॉन है और इसमें रीनल आर्टरी अगर अंदर आ रही है, इधर से लेंगे तो बुक से अपोजिट हो जाएगा, समझने में दिक्कत होगी, इसलिए इधर ही से ले लेते हैं। तो ये रीनल आर्टरी को अंदर किया, इसमें ग्लोमेरुलस बनाया और इसको फिर बाहर ले लिया, है ना। अब अगर इसके अंदर ब्लड आएगा और वो इस तरीके के कैप्सूल में बंद होगा, रेड कलर का होगा, तो ये डॉटेड अपीयरेंस दिखाई पड़ेगा, है ना।
और फिर इसके अंदर जब फ्लूइड जाएगा और फ्लूइड जो है वो मेडुला वाले पार्ट में आएगा और ये ट्यूब्यूल ऐसे ऊपर और नीचे, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर वापस चढ़ रहा है, कॉर्टेक्स की तरफ जा रहा है। तो जब ट्यूब्यूलर पार्ट होगा तो ये तो स्ट्राइप्ड दिखाई पड़ेगा ना। अब हमें ये आंसर लिखना है, कैसे लिखें? तो लिखने के लिए लेते हैं ऊपर वाला प्लेस ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कह रहे हैं, ये हटाते हैं और सेकंड का आंसर ऊपर लेके जा रहे हैं। कह रहे पार्ट 1 है डॉटेड अपीयरेंस, पहले 1 इसका आंसर लिखते हैं। तो 1 वाले का जो डॉटेड अपीयरेंस है ना, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है कि पार्ट 1 हैव डॉटेड अपीयरेंस बिकॉज इट हैज Bowman's capsule with glomerulus। ये हो गया आपका आंसर, ग्लोमेरुलस है ना। ग्लोमेरुलस में ब्लड है, दिखना ही दो। कैप्सूल का मतलब जो चीज बिल्कुल बंद हो। अब जब ऐसे करके बंद करके अंदर ब्लड जा रहा है तो वो डॉटेड दिख रहा है। दूसरे वाले पार्ट का आंसर लेते हैं, क्या कह रहे हैं? पार्ट 2 हैव स्ट्राइप्ड अपीयरेंस, तो पार्ट 2 को यहाँ लिख लेते हैं, है ना। इसका सोल्यूशन हम नीचे लेके आ रहे हैं, इसका सोल्यूशन हम नीचे लेके गएंगे, इसका सोल्यूशन मैंने ऊपर लिखा है। क्यों है? क्योंकि बिकॉज है ना, बिकॉज ट्यूब्यूलर ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, फोकस करें आप, ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये है आंसर। ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन is there in medulla, MEDULLA, medulla of kidney, right? ये हो गया आपका आंसर। तो अगर ये एरो यहाँ तक जाए तो पिरामिड है, वो भी मेडुला में है, और अगर ये एरो केवल यहीं तक आए तब आप इसको मेडुला लिखेंगे, अगर लाइन को टच नहीं कर रहा है। लेकिन पूरा का पूरा मेडुला पिरामिड से ऑक्यूपाइड है और उस सब में नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल है, तो वो स्ट्राइप्ड तो दिखाई ही पड़ेगा। थर्ड कह रहे हैं व्हाट इज द फ्लूइड दैट पासेस डाउन इन पार्ट, इन होगा यहाँ पे, इन पार्ट 4, नेम द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट इन इट। तो पार्ट 4 क्या है? यूरेटर। किडनी का काम क्या था? यूरिन बनाना। यूरिन बनने के बाद किससे पास आउट होगा? यूरेटर से। कहाँ जाएगा? ब्लैडर में। तो यूरेटर में जो फ्लूइड निकल कर आएगा उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे यूरिन। तो यहाँ का जो पार्ट 4 वाला आंसर हो गया वो हो गया URINE, यूरिन। अब ये कह रहे हैं नेम द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी हम लोगों की यूरिन में मेन नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा होता है। ये क्वेश्चन जरूर आता है और बहुत इजी है। आपका आंसर हो गया यूरिया, UREA। और एक क्वेश्चन और आता है कि सिंथेसिस ऑफ यूरिया अकर्स इन, योर आंसर इज लीवर। ध्यान रखेंगे बच्चों, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, यूरिया की सिंथेसिस लीवर में होती है, लेकिन यूरिया का फिल्टर किडनी में होता है। यूरिन किडनी में बनता है, ब्लड से यूरिया को फिल्टर करके यूरिन में भेजने का काम किडनी का है, लेकिन यूरिया बनाने का काम लीवर का है, जिसको आप डीएमिनेशन कहते हैं। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट, जो यहाँ स्पेस होने की वजह से नहीं लिखा, वो आपके एग्जाम में वो भी आ सकता है। देख लेते हैं 5th वाले को, ये क्लियर कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हटाया हमने। 5th पार्ट इस क्वेश्चन का कह रहा था, जो इस डायग्राम से रिलेटेड भी होता है, पूछा भी जाता है। कह रहा है कि ड्रॉ करना है, ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम of Malpighian, MALPIGHIAN, Malpighian body या Malpighian capsule एक ही चीज है ना। अब ये जो बना है ना, इसको Malpighian body कहते हैं। इस पूरे को उठा करके यहाँ ड्रॉ करना है। अच्छा, यहाँ लिख रहे थे क्या? फर्स्ट वाले का क्या था क्वेश्चन? इट हैज द क्वेश्चन नंबर 1, यानी पार्ट नंबर 1, दिस पार्ट हैव डॉटेड अपीयरेंस, आपने क्या लिखा? बोमेन्स कैप्सूल विद ग्लोमेरुलस। इसकी जगह पर, दोनों टर्म की जगह पर एक सिंपल मेल्पिगियन बॉडी लेकर भी काम चला सकते हैं। यानी मेल्पिगियन बॉडी का अगर डायग्राम बनाना हो तो मेल्पिगियन बॉडी जो है, पहले तो हम बनाएंगे एक कैप्सूल बना लिया, ये यूं, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ब्लड सप्लाई दिखानी है, तो ये ब्लड सप्लाई जा रही है ऐसे यूं,
ऐसे ये गई, यूं चली गई, कैपिलरीज फाइन हो रही हैं, दोबारा यूनाइट हो रही हैं, यूं। एरो दिखाना है ब्लड सप्लाई का, ब्लड इधर गया। अच्छा एक चीज और, इधर वाली जो आर्टरी बनती है ना, आर्ट्रियोल, वो थोड़ी नैरो होती है, तो आप नैरो बनाए, पॉइंट दे ही ना किसी को, नंबर उड़ाने का बन गया। कैप्सूल को थोड़ा ब्लैक कर लीजिए तो शायद आपको ये ऊपर वाला कलर बहुत अच्छा सा दिखने लग जाए। ये हो गया, बन के मेलपीगियन कैप्सूल, है ना। इतना परेशान होंगे, अब इसमें 2-3 लेबलिंग करनी है। ये हो जाएगा बोमेंस कैप्सूल, BOWMAN' कैप्सूल, ये हो गया बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये वाला पार्ट, नॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ कॉनकेव कैविटी इनसाइड द बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, बस। और इसके नीचे जो आ रहा है दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, खत्म कहानी। छोटा सा क्वेश्चन, कितना ज्ञानवर्धक, कितना बढ़िया, ब्लड का फ्लो इधर से इधर है। सो टाटा बाय बाय, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय।